Voice is clear to you or not? Good morning, Abhay, Pawan. I am good. आप बताइए पवन. राधे राधे. Good morning. I am good. आप बताइए पवन. चलिए, अभी तक हमने जो पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन हमने पढ़ लिया था, करेक्ट? जय हिंद. अच्छे हैं, चलिए बढ़िया. गुड मॉर्निंग वेद प्रकाश. फास्टली सभी स्टूडेंट्स आएंगे, अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं. खुशी, पंकज, जोगिंदर, गुड मॉर्निंग. राम राम पंकज. देखो एक बार फास्टली अपन क्या करते हैं, अपना रिवीजन ले लेते हैं. इतने सभी स्टूडेंट्स आके अपन से कनेक्ट भी हो जाएंगे. देन आफ्टर अपन फर्दर आगे की तरफ चलेंगे. अपन ने साइंस से स्टार्ट किया था बच्चे. साइंस का मतलब हो गया नॉलेज और वो अपना ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स की नॉलेज लेना. देन आफ्टर साइंस को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल. बायोलॉजिकल में आ जाता है जो लिविंग थिंग्स है और फिजिकल में आता है जो नॉन लिविंग थिंग्स है. हमने फिजिकल के एग्जाम्पल देखे थे. फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी हो गया. और वहीं जो बायोलॉजिकल है उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे. दैट इज योर बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, ऑर्निथोलॉजी हो गया, एंटेमोलॉजी हो गया, फोरेंसिक साइंस हो गई, इत्यादि. देन आफ्टर हम फिजिक्स पे आए. फिजिक्स का मतलब हो गया अपने नेचर की स्टडी करना, राइट? और उस फिजिक्स को हमने डिवाइड किया फिर 3 पार्ट्स में, माइक्रो, मीजो और मैक्रो. माइक्रो मतलब बहुत छोटे, यदि आप एक अणु या परमाणु की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का जो आविष्कार भी हुआ था आगे जाके. देन आफ्टर आया मीजो, यदि आप ग्रुप ऑफ एटम्स की या ग्रुप ऑफ एटम्स या न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं. देन आफ्टर आया आपका मैक्रोस्कोपिक, जहां आप टेरिजिशियल लेवल पे या स्थलीय तौर पर जब चीजों की स्टडी करते हैं तो उसको हम कह देते हैं हमारा मैक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक्स को बच्चे डिवाइड किया था 4 पार्ट्स में. मैकेनिक्स, यदि कोई बॉडी आपके रेस्ट में है या फिर आपके मोशन कर रही है तो उस टाइम उस पर एक्ट करने वाले फोर्सेस को हम कंसिडर करते हैं मैकेनिक्स के अंदर. थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड टू हीट, राइट? नेक्स्ट हुआ था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिलेटेड टू योर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड. एंड फोर्थ हुआ था हमारे पास योर ऑप्टिक्स, दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ लाइट. देन आफ्टर हमने स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और हमारा विमाएं. हमने सबसे पहले पढ़ी थी क्वांटिटीज, जिनको हम कह देते हैं बच्चों भौतिक राशियां. ठीक है, ये भौतिक राशियों का मतलब वो जो मेजरमेंट के लिए जरूरी है. फिजिक्स के अंदर जिन भी चीजों का मेजरमेंट हो सकता है, मापन हो सकता है, उन सभी को हमने फिजिकल क्वांटिटी कहा था. और इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने 2 टर्म्स को इंक्लूड किया था. एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए. यानी कि एक तो अंकीय मान हो और साथ में दूसरा एक मात्रक हो. इसको हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में. एक को बोला गया था स्केलर, एक को बोला गया था वेक्टर. स्केलर को आपने याद रखा था S, M and D से. S फॉर स्केलर, M फॉर मैग्नीट्यूड, N फॉर नॉट एंड D फॉर डायरेक्शन. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है. वहीं इसकी हमने ट्रिक भी याद की थी, सविता का आधा द्रव्य द उचाग कोश. आई एम करेक्ट? हमने यहाँ इसकी ट्रिक भी पढ़ी थी, दैट इज योर सविता का आधा आदु. सविता का आदु द्रव्य दाऊ चाग कोश. करेक्ट? हम लोगों ने इतना सब कुछ यहाँ पे पढ़ लिया था. देन आफ्टर हमने यूनिट्स भी पढ़ी थी. यूनिट्स पे जाने से पहले आप सभी लोग मुझे एक चीज बताएंगे कि यहाँ पर ये जो हमें शय दे रखा है, ये शय किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, एक आप बताओगे यहाँ पे कै हमको किस चीज को बता रहा है, साथ में बताओगे एक हमारे पास आ. ये आ हमारी कितनी चीजों को बताता है, और एक बताओगे उ. ये चारों की मुझे फटाफट यूनिट्स बताओगे और यूनिट्स के साथ साथ इनके मात्रक भी बताओगे. चलो मात्रक रहने देना, लेकिन आप सभी के सभी मुझे इन सभी की एक बार नाम बताओगे. का मतलब क्या है यहाँ पे, आ का मतलब यहाँ पे क्या है, कौन सी यूनिट है, ऊ से यहाँ कौन सी यूनिट है, और श से यहाँ पे कौन सी यूनिट है. हाँ, मून वाले क्वेश्चन पे भी अभी डिस्कस करते हैं. एक बार आप फटाफट यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कर दो. देखो विक्रम ने आंसर किया है शय पावर हो गया, वर्क हो गया, का वर्क, ठीक है, इम्पल्स चार्ज वॉल्यूम, से शक्ति, वर्क, क से कार्य, पावर वर्क वॉल्यूम, आवेश आवेग, प्रेशर. ओके ओके, देखो से समय हो गया,
ठीक है। वी से विद्युत धारा, त से तापमान, का से क्या कार्य। तो जिन बच्चों ने भी का से कार्य किया है वो सबका क्या है, करेक्ट है। आ से आयतन, आवेग, आवेश, तीनों हमको याद रखने हैं। दू से हो जाता है दूरी, द्रव्य से हो जाता है द्रव्यमान, दा से आपका हो जाएगा दाब, ऊ से हो जाएगा ऊंचाई और ऊर्जा, चा से हो जाएगा आपकी चाल, घ से हो जाएगा आपका घनत्व, खो से हो जाएगा कोण और सा से हो जाता है शक्ति। इंग्लिश में बात करें तो दैट इज समय, दैट इज योर समय, दैट इज योर टाइम हो गया। विद्युत धारा इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया। त से तापमान यानी टेम्परेचर, का से कार्य वर्क, आवेग आवेश और आयतन यानी इम्पल्स हो गया आपका, और साथ में आपका हो गया वॉल्यूम। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका दू से दूरी यानी डिस्टेंस हो गया, द्रव्यमान हो गया जिससे मास आ जाता है, दा से आपका दाब प्रेशर आ जाएगा, ऊंचाई और आपकी ऊर्जा एनर्जी हो जाता है और साथ में हाइट हो जाता है, चा से चाल स्पीड हो गया, घ से घना डेंसिटी हो गया, को से कोण यानी कि एंगल हो गया और स से शक्ति यानी कि आपका पावर हो गया। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इंटेंसिटी भी याद रखना, वो भी आपके स्केलर क्वांटिटीज के अंदर ही कंसिडर की जाती है। देन आफ्टर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसके बाद हम चले थे हमारे यूनिट्स के ऊपर। यूनिट्स का मतलब हो गया, देखो किसी भी फिजिक्स के अंदर किसी भी चीज के मापन के लिए हमने काम में ली थी फिजिकल क्वांटिटी, अब उन फिजिकल क्वांटिटी के मापन के लिए हम काम में लेते हैं यूनिट्स यानी कि आपके मात्रक। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए यूनिट्स यूज में ली जाती है। यूनिट्स दो तरह की हो गई, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल जो खुद बनी हुई है ना, जो खुद बनी हुई है, जो किसी भी चीज पर आपके पास डिपेंड नहीं है, उनको बोला जाता है फंडामेंटल, और जो दूसरे पे डिपेंड है ना, जो फंडामेंटल पे डिपेंड है वो जाती है डिराइव्ड। डी फॉर डिपेंडेंट, डी फॉर डिराइव्ड, तो डिराइव्ड याद रख लो, जो डिपेंडेंट है वो डिराइव्ड हो जाती है। देन आफ्टर हम बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, मात्रकों की प्रणालियों की, जहाँ पे हमने बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स यानी फंडामेंटल और आपके डिराइव्ड यूनिट्स दोनों का जो एक कंप्लीट सेट होता है उसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। उसमें अलग अलग सिस्टम चलते हैं, जिनमें एक होता है एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। एफपीएस को बोला जाता है ब्रिटिश सिस्टम, सीजीएस को बोला जाता है गॉसियन सिस्टम, एमकेएस को बोला जाता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये सिस्टम मैट्रिक सिस्टम। नेक्स्ट होता है, यहाँ पे लंबाई मेजर की जाती है फुट में, एफ स्टैंड फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। सेम ऐसे ही सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर आपका सेकेंड हो जाता है। अब ये सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था, सारी चीजें काफी ही अच्छी चल रही थी, लेकिन दिक्कत जब आने लगी हमने इसको समझा था एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से, दैट इज यदि नासा के अंदर बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट जाते हैं और वो जाकर के काम करते हैं तो सबने अपना अपना सिस्टम पढ़ा हुआ था, सबने अपना अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्या किया हुआ था, मेमोराइज किया हुआ था, अच्छे से लर्न किया हुआ था। लेकिन जब हमको इंटरनेशनली तौर पे एक स्तर पे आकर सबको काम करना था तो हमको वहां पे दिक्कतें आने लगी। दैट्स व्हाई इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ऐसा ही जो सिस्टम है उसको लागू किया गया, जिसको हम बोल देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज की क्लास में हम सारे मात्रकों को पढ़ने वाले हैं, मात्रकों के साथ साथ यानी कि आपकी पूरी ऐसा यूनिट पढ़ोगे, इसके अलावा कुछ लेंथ के हम यूनिट्स को भी पढ़ेंगे और हमारे एसआई सिस्टम की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी को भी सुनेंगे कि कैसे आपके एसआई सिस्टम लागू हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन पार्लियामेंट के अंदर इसको कब से एक्सेप्ट किया गया, फिर इसको भारत में लागू कब से किया गया, एक्चुअल में ये इंटरनेशनल तौर पे भी इसका नाम कब आया, इसकी सुप्रीम अथॉरिटी क्या होती है। तो इस तरीके की सारी चीजों को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो पूरा यूनिट्स के ऊपर ही चलेगा, सारी यूनिट्स को समझते पढ़ते हुए और कुछ और यूनिट्स को भी समझते पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और साथ ही में इसी के साथ आपके कई सारे क्वेश्चंस रहेंगे जिनको अपन सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके जो एक तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको रिवाइज करके आना है, तो जिस तरीके से आपने आंसर किया है तो मैं आई होप आप सबने रिवाइज कर लिया है, आप सबके आंसर्स भी आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग उर्मिला। और रही बात दूसरे क्वेश्चन की, तो मैंने आपसे पूछा था कि मून के ऊपर वेट को हम कितना कंसीडर करते हैं, तो दैट इज वहां पे हम कंसीडर करते हैं 1/6। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कितना कंसीडर करते हैं 1/6।
वैसे तो अभी अपन ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इस थॉट को, इस कंसेप्ट को और बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रख लो 1/6 है जो मून के ऊपर अपन उसको कंसिडर करते हैं, यानी पृथ्वी का 1/6 आपको याद रखना है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करते हैं वो ऐसा ही सिस्टम को ही समझना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी बताइए, आप सभी लोग सही हैं, आप सभी की तबीयत सही है, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है? यदि आ रही है तो आप उस चीज को बता सकते हैं। चलिए फास्टली कमेंट करेंगे। दैट इज आप सभी लोग काफी सही हैं, आपकी तबीयत भी सही है, बिकॉज इस बार वेदर चेंज है, मैंने कहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी आप। चलिए आज की क्लास में अपन अभी सीजीएल का अभी जो मेंस का पेपर हुआ है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? उसमें आपका साइंस का क्या वेटेज रहा, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए और आपके फिजिक्स का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, उन सब चीजों को भी अपन डिस्कस कर लेंगे। मजा मा, वेरी गुड। चलिए देखो सिस्टम ऑफ यूनिट से बच्चे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो सबसे पहले हमारे पास आता है एक संस्था है ना, या एसआई से स्टार्ट लेते हैं। एसआई, एसआई की फुल फॉर्म हमारे पास होती है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसकी एक दो फुल फॉर्म याद रखना, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में जो हम लिखते हैं तो उसको हम एसआई लिख देते हैं, इसी को बोल दिया जाता है एसआई। अब ये एसआई है क्या, ठीक है? तो समझो ऐसा, ये हमारे पास ना ये एसआई बेसिकली आया कैसे। एक होता है BIPM, अब समझते चलना और चीजों को लर्न करते चलना। ये होता है हमारे पास, दैट इज BIPM। बी का मतलब हो गया ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। ये जाता है ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, दैट इज योर BIPM, जिसको हम कह देते हैं वेट ऑफ द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। यहां लिख देते हैं द इंटरनेशनल। ये है क्या, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज जो ये BIPM है ना, ये BIPM इज नथिंग, ये एक तरीके की हम कह सकते हैं एक इंटरनेशनल, इंटर गवर्नमेंटल, चलो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? जब हम अपने मतलब एक इंटरनेशनल तौर पर हम सोचते हैं तो BIPM का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। दिस इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरीके की आपकी इंटर गवर्नमेंटल बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्या करती है, वर्क करती है। अब इसको ना एक्चुअली इसी के थ्रू हमारे एसआई सिस्टम को डेवलप किया गया था। जिस एसआई सिस्टम की हम बार बार बात करते हैं, जिस एसआई सिस्टम को हम पढ़ते हैं, तो इसको जो डेवलप्ड किया गया था या इसको जो बनाया गया था वो इस BIPM के थ्रू ही बनाया गया था। कब बनाया गया था? दैट इज इन 1971। ये आप याद रखोगे, 1971 में BIPM के थ्रू इसको अच्छे से पूरा अच्छे से विकसित तौर पर डेवलप कर लिया गया था। अब इसी को ना, इस BIPM के ऊपर एक आपका बोर्ड होता है। इस BIPM की एक सुप्रीम अथॉरिटी समझ लो, एक सुप्रीम अथॉरिटी समझ लो, या इसका एक बोर्ड समझ लो। उस सुप्रीम अथॉरिटी का नाम होता है CGPM। CGPM, इस CGPM की फुल फॉर्म होती है द जनरल कॉन्फ्रेंस, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर।
इस CGPM की फुल फॉर्म होती है द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, जो एक्चुअली में इसी का क्या होती है, इसी की एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है या इसका एक बोर्ड होती है। जैसे मान लो मैं स्कूल की बात करती हूँ, कोई स्कूल है, ठीक है, वो CBSE का कोई स्कूल है मान लिया, तो वो स्कूल तो बेसिकली क्या हो गया, BIPM हो गया, और इस स्कूल की जो हायर अथॉरिटी हो गई, या वैसे हायर अथॉरिटी तो स्कूल की प्रिंसिपल होता है, लेकिन उससे भी ऊपर उसका जो बोर्ड हो गया ना, उस बोर्ड को हम कह देते हैं क्या, वो CBSE बोर्ड हो गया, और उस CBSE बोर्ड को ही हम कह देंगे दैट इज योर, वो ही आपका CGPM हो जाता है, दैट इज योर द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। अब हुआ क्या, जब हमको ना प्रॉब्लम हमने देख ही ली, हमको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उस प्रॉब्लम से हमको डील करना था, क्योंकि देखो जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सॉल्यूशंस तो हमको निकालना होता है। जैसे कोविड आया तो कोविड की वैक्सीन नहीं थी, तो उसका सॉल्यूशन तो हमको निकालना था ना, उसकी वैक्सीन को बनाया गया ना। ऐसे ही जब ऐसे दिक्कतें आने लगी तो उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे चीज़ें होती गई, तो ये जनरल कॉन्फ्रेंस जो होती है ना, यानी ये जो CGPM होता है, ये हर 4 साल में एक कॉन्फ्रेंस रखता है। हर 4 ईयर में इनकी एक बैठक होती है या इनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है। कहाँ पे होती है, पेरिस के अंदर होती है, ठीक है। वो अब भी हुई है, लेटेस्ट भी अभी आपके शायद 2018 में होकर के चुकी है, जो अभी लेटेस्ट हुई है। उसके बाद 22 में अभी तक उसका कुछ मिला नहीं है। अब देखो हुआ क्या, CGPM की 4 साल के अंदर जो है वो सारी बैठक होती है। जब इनकी 11वीं बैठक थी ना, जब इनकी 11वीं कॉन्फ्रेंस थी, तो उस 11th कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमारा SI सिस्टम है ना, उस SI सिस्टम का बेसिकली नेम दिया गया था। ये जो हम बोलते हैं ना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस नेम को एक्चुअली में एक्सेप्ट किया गया था, ऑफ यूनिट्स, या जिसको आप बोल देते हो SI। इस SI सिस्टम के केवल नेम को एक्सेप्ट किया गया था, केवल नाम को एक्सेप्ट किया गया था 11th कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो आपकी 1960 में हुई थी, ठीक है। क्या बोला मैंने, CGPM की बैठक हर 4 साल में पेरिस के अंदर होती है। 11वीं कॉन्फ्रेंस में जो है केवल इस नाम को ना, केवल इस नाम को, जो BIPM के थ्रू ये नाम दिया गया, इस नाम को केवल एक्सेप्टेंस मिली थी 1960 के अंदर। इसके बाद ना इनकी जब 14वीं कॉन्फ्रेंस हुई, उस 14th कॉन्फ्रेंस के अंदर जो 1971 में हुई थी, उसके अंदर हमारी सारी फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं, उन सभी को एक मान्यता मिल गई थी, उनको इंटरनेशनल तौर पर लागू कर दिया गया था। उसके बाद से उन चीज़ों को हम लोग क्या करने लग गए, यूज़ करने लग गए। उस सिस्टम को हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके एक्सेप्ट कर लिया, और धीरे धीरे चीज़ों को क्या कर दिया, इम्प्लाई करना शुरू कर लिया या अप्लाइड करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ना अब कन्फ्यूज़न 2 तरीके की होती है। 2 में एक तो ये होती है कि हमको 1960 याद रखना है या 1971 याद रखना है। तो याद दोनों रखने हैं, केवल वहाँ क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। केवल नेम की बात हो रही है तो आपको 1960 पे जाना है, और यदि यूनिट्स की बात हो रही है तो हमको जाना है 1971 में, जो 14th कॉन्फ्रेंस थी CGPM की, उसमें हमारा SI को प्रॉपर्ली यूज कर लिया गया था या अप्लाइड कर दिया गया था। इसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे भारत सरकार की, तो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो 1956 के अंदर दिसंबर 1956 में, मैंने बोला दिसंबर 1956 में, इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से अडॉप्ट किया गया, ठीक है, केवल अडॉप्ट किया गया था। और वहीं जब बात की जाती है इसको लागू करने की, तो भारत में ये जो लागू हुआ था वो 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था, ठीक है। प्रॉपरली जो मान्यता मिली वो 1971 में मिली, लेकिन भारत के जो पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया था या इसको अडॉप्ट किया गया था वो 1956 दिसंबर में था। देन आफ्टर इसको जो एक प्रॉपर लागू कर दिया गया भारत में, वो 1 अक्टूबर 1958 को कर दिया गया था। अब जब ये सिस्टम इतना अच्छा है, इस सिस्टम को कन्वीनियंट रूप पर यूज़ किया जा रहा है, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो एक्चुअली में ये सिस्टम है क्या, उस सिस्टम को भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है ना, SI सिस्टम, इसमें बेसिकली हमारे पास 2 तरीके की यूनिट्स होती हैं,
ये देखो दो तरीके की यूनिट्स होती है। अभी हम दो ही तरीके की यूनिट्स पढ़ रहे थे, एक को हम बोल रहे थे फंडामेंटल यूनिट, दूसरे को हम बोल रहे थे डिराइव्ड यूनिट। दो ही तरीके की यूनिट हम पढ़ के आए हैं। लेकिन यहाँ पे अब ढंग से समझना, एक का नाम है फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक, दूसरे का नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट यानी कि पूरक मात्रक। अब आप कहोगे ये सप्लीमेंट्री कहाँ से आ गया? अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है बच्चे? अभी तक हमने पढ़ा है दैट इज कि यहाँ पे डिराइव्ड होना चाहिए था, है ना। डिराइव्ड यूनिट हम पढ़ रहे थे, हम अब तक व्युत्पन्न मात्रक पढ़ रहे थे, ये पूरक मात्रक कहाँ से आ गया? तो इसका एक लॉजिक ये है दैट इज क्वांटिटी हमारे पास तीन तरीके की होती है, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है सप्लीमेंट्री और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये तीन तरीके की क्वांटिटी हमको देखने को मिलती है। लेकिन जब हमारे इस CGPM की ही यदि हम बात करते हैं तो इस CGPM की, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इस CGPM की जब 1995 में CGPM के 1995 के अंदर जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ना जो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया था हमारी डिराइव्ड यूनिट के अंदर। तो यदि आपके पास कहीं पे डिराइव्ड लिखा जाता है तो वो भी सही है, और यदि सप्लीमेंट्री लिखा जाता है वो भी सही है। हमको दोनों याद करने हैं, दोनों याद करने हैं। कैसे? क्या बोला मैंने? पढ़ी हमने दो ही है, होने को क्वांटिटी तीन हम कंसिडर करते हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। बट इस CGPM की ही एक 1995 के अंदर एक बैठक हुई थी जिसमें आपके जो सप्लीमेंट्री यूनिट है उसको कन्वर्ट कर दिया गया था इन योर डिराइव्ड। तो अब हम किसको याद रखेंगे? डिराइव्ड को भी याद रख सकते हो, सप्लीमेंट्री को भी। एग्जाम में दोनों चीज आ जाती है, तो दोनों चीज से मतलब एक ही का समझना कि यहीं पे इसी की बात हो रही है। अब एक एक की इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल पढ़ेंगे, देन आफ्टर जाकर के हम सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे। देखिए यहाँ हम लिखते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद हमारे पास आती है, क्वांटिटी को मेजर किया जाता है यूनिट में, ठीक है। मेन यही होते हैं, इसलिए मैं दो कॉलम बना रही हूँ। आपको जो पूरा है वो यहाँ पे मिल जाएगा, इसका सिंबल्स भी और सीरियल नंबर। चलिए सबसे पहला जो आता है ना हमारे पास, वो आता है हमारे पास मास, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं द्रव्यमान, मास या द्रव्यमान। देखो मैंने कल भी समझाया था, द्रव्यमान इज नथिंग, मास इज नथिंग, दैट इज योर, ये एक तरीके की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। हमारा जो द्रव्य है ना, उस द्रव्य का बेसिकली एक गुण है, या हमारे पदार्थ का एक गुण है। अब ये मैटर क्या है? तो मैटर का मतलब, मैटर की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, यानी कि वो कुछ ना अपना एक स्पेस घेरता हो अपने सराउंडिंग में, और दूसरा हम कह सकते हैं उसका कुछ ना कुछ मास हो, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी होती है। मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर जो हमारे पूरी सराउंडिंग के अंदर उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान हो, वो कुछ ना कुछ वेट हो, उसका बेसिकली मास हो, और साथ ही में वो हमारी सराउंडिंग में कुछ ना कुछ जगह को घेर रहा हो। यदि ये दोनों चीजें हमारी संतुष्ट होती हैं, ये दोनों कैटेगरी संतुष्ट होती हैं, तो उसको हम मैटर कह सकते हैं। जैसे हवा है हमारे सराउंडिंग में, हवा कुछ ना कुछ तो स्थान घेर ही रही है ना, वो स्थान भी घेर रही है और उसका कुछ मास भी हम कंसिडर करते हैं। बट वो बात अलग है कि ये छोटी छोटी चीज़ों के मास हम न्यूटन या इनमें नहीं मेजर करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी यूनिट हो जाती है। उनमें हम अभी बात करेंगे कि हम छोटी यूनिट्स के लिए मास की कौन सी यूनिट का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी वापस आते हैं, दैट इज मैटर का मतलब जो वॉल्यूम और मास जिसमें हो उसको मैटर कहा जाता है, और उस मैटर की ही एक प्रॉपर्टी को, मैटर इस द्रव्य के ही एक गुण को हम द्रव्यमान यानी कि हमारा मास है वो कह देते हैं। जस्ट लाइक नथिंग। अब होता क्या है, इस मास का जो ऐसा ही मात्रक होता है, मास का जो ऐसा ही मात्रक होता है या ऐसा ही यूनिट होती है, उसको बोला जाता है किलोग्राम। ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। इसके अलावा उसमें जाओगे CGS यूनिट में तो वो क्या हो जाएगी? ग्राम। CGS में हमने पढ़ा भी था ना, CGS। तो जो CGS प्रणाली है इसमें G स्टैंड फॉर ग्राम, और MKS में जाओगे तो MKS में वापस क्या आ जाएगी हमारे पास? किलोग्राम। तो तीनों यूनिट्स याद रखना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। दैट इज यदि हम बात करते हैं जब मास की, तो मास के FPS में तो हमारे पास हो जाती है पाउंड। वहीं हम बात करते हैं जब CGS की तो इसमें हो जाएगी ग्राम। MKS में आपके पास हो जाती है किलोग्राम, और SI यूनिट भी आपकी होती है किलोग्राम। ये यूनिट है जो आपकी मास की कंसिडर की जाती है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने मैटर के अंदर भी मास बताया है और आप यहाँ जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो भी मास को कर रहे हो। देखो ये मैटर की प्रॉपर्टी होती है,
हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं ना, एक्सेप्ट योर फीलिंग्स, फीलिंग्स के अलावा जितनी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट मैटर में ही कंसिडर करी जाती हैं, और उसी का जस्ट नॉर्मल एक पदार्थ या प्रॉपर्टी द्रव्यमान हो जाता है। ऐसा यूनिट हमने देख ली। आप समझो ये तो बात हो गई नॉर्मल की, लेकिन जब हमारे पास कोई बहुत ही छोटी चीज़ आ जाती है, जैसे मान लो मुझे किसी मॉलिक्यूल है या कोई हमारे पास, मैंने बोला मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, या फिर मैं बोलूँ मेरे पास कोई ऐसी छोटी सी चीज़ है, कोई एटम है, ठीक है। अब मुझे इस एटम का द्रव्यमान नापना है, तो क्या मैं किलोग्राम में मापूंगी? मैं किलोग्राम लेने जाऊंगी, वो किलोग्राम में आएगा ही नहीं। क्या मैं ग्राम में जाऊंगी? वो ग्राम में भी नहीं आएगा। पाउंड में जाऊंगी, पाउंड में भी नहीं आएगा। तो इसके लिए ना द्रव्यमान की एक और यूनिट को यूज किया जाता है। जब आपको किसी भी छोटी सी चीज का यदि द्रव्यमान मापना है, तो उसके लिए हम मास की जो यूनिट का यूज करते हैं उसको कहा जाता है यूनिफाइड एटॉमिक मास। यूनिफाइड एटॉमिक मास, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं दैट इज योर म्यू से। इस यूनिफाइड एटॉमिक मास का मतलब होता है आपका जो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड जो रखते हैं वो रखते हैं कार्बन 12 को, C12 को, ठीक है। इस C12 का जो एक एटम है ना, इस C12 का जो एक एटम है उसका जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान के 1/12 भाग को हम कहते हैं योर यूनिफाइड एटॉमिक मास, दैट इज योर म्यू, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं म्यू से। क्या बोला मैंने? जब हमें किसी ही बहुत ही छोटी सी चीज को मेजर करना है, बहुत ही कम द्रव्यमान की यदि किसी चीज को मेजर करना है, तो उसको हम किलोग्राम में, ग्राम में, पाउंड में, इन सब में नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको कोई और यूनिट चाहिए होती है मास की, और वो बहुत छोटी सी चीज के लिए हम जिस यूनिट का यूज करते हैं उसको बोला जाता है यूनिफाइड एटॉमिक मास, यानी कि म्यू। म्यू का मतलब क्या होता है? कार्बन 12 का जो एक एटम है ना, कार्बन 12 के जो एक एटम का 1/12वां हिस्सा होता है, वो बराबर होता है हमारे यूनिफाइड एटॉमिक मास के, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका डिफरेंस होता है ना, ये डिफरेंस, ये अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी हर्षित, जो आप मोल वाली चीज को पूछ रहे हो, और बताऊंगी नहीं, इस पे रिसर्च आप करोगे, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। चलिए, इतना आपको समझ आ गया होगा कि मास में हमने क्या पढ़ा। मास की ऐसा यूनिट हमने लिख ली किलोग्राम, ठीक है। और यदि आपको इसकी और डीप नॉलेज लेनी है तो ऐसा, जैसे क्या है ना, हमारे भारत के अंदर जैसे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, जिसको हम NPL भी कहते हैं, तो उन सब में ना इन सब का एक एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है। प्रोटोटाइप का मतलब जैसे मैंने कोई रोबोट बनाया, तो वो रोबोट की ही एग्जैक्ट कॉपी है ना, एक्चुअल में वो रोबोट नहीं है, लेकिन उस रोबोट के जैसा ही सिमिलर कुछ है, उसको हम बोल देते हैं प्रोटोटाइप, जिससे हम डेमो करा सकते हैं। वो दिखता कैसा है, वो क्या फीचर करेगा, वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, उसको बोल देते हैं जस्ट योर प्रोटोटाइप। तो ऐसे ही ना जितनी भी हमारी SI यूनिट्स हैं, उन सभी SI यूनिट्स या जितनी भी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उन सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज के प्रोटोटाइप्स हमारे NPL के अंदर, NPL का मतलब हो जाता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के अंदर, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी के अंदर, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी के अंदर रखे हुए हैं। है कहाँ पे? ये दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर ये मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक स्टैंडर्ड होता है। जिस टाइम इन लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड बनाया होगा, उस टाइम इन्होंने ये भी सोचा होगा ना कि हम किस चीज को द्रव्यमान बोल सकते हैं, है ना। तो वो एक प्रोटोटाइप है जो NPL के अंदर रखा हुआ है। NPL के बाद हम बात करते हैं तो हमारे पास सेकेंड थिंग आती है, दूसरा स्लाइड लेते हैं, दैट इज आई फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ था हमारे पास यूनिट, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास हो गया था मास, और मास हम पढ़ के आ गए थे किलोग्राम, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है, हम लेते हैं हमारे टाइम को, टाइम को नहीं लेंथ को ले लेते हैं, चलो लेंथ को समझो। लेंथ क्या होता है? लेंथ का मतलब सिंपल, यदि मेरे पास ये 2 पॉइंट है ना, तो इस 2 पॉइंट के बीच का ये जो पाथ है ना, ये 2 पॉइंट के बीच का ये जो पथ है ना, इस पथ को ही मैं क्या कह दूंगी? लंबाई कह दूंगी, या फिर इस पथ को ही मैं क्या कह दूंगी? लेंथ कह दूंगी। जस्ट नॉर्मल, मेरे पास एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट है, उस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस नहीं, ये जो बीच का पथ है ना, इस पथ को ही मैं क्या कह दूंगी? लेंथ कह दूंगी। और इस पाथ लेंथ को नॉर्मल समथिंग दैट बस 2 पॉइंट्स के बीच की एक
आप एक पथ समझ लो, बस उसी को हम कह देते हैं लेंथ। मेजर किस में किया जाता है? मीटर के अंदर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस सिस्टम के अंदर, तो लेंथ में आप बताइए, अभी पढ़ के आए हैं, एफपीएस में लेंथ को किस में मापा जाएगा, सीजीएस में किस में मापा जाएगा, और साथ ही में आपके एमकेएस में किस में मापा जाएगा। अभी जब हम ऐसा यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था लेंथ के लिए कि लेंथ को किस किस चीज में मेजर किया जाता है। एफपीएस सिस्टम के अंदर हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं बच्चे? हाँ, दैट इज योर, किस में मेजर करते हैं? फुट में मेजर करते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर, यहाँ आ जाता है मीटर, और ऐसा यूनिट भी हो जाती है हमारी मीटर। ठीक है, थर्ड जो क्वांटिटी होती है हमारे पास, वो हमारे पास आती है, दैट इज योर, हम ले लेते हैं अब टेम्परेचर ले लेते हैं, चलो, या टाइम ले लेते हैं। टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। टाइम इज व्हाट? टाइम जो क्लॉक जिसको रीड करती है, क्लॉक क्या बता रही है? क्लॉक बेसिकली टाइम को ही तो बता रही है, तो क्लॉक जिस चीज को रीड कर रही है उसी को हम कह देते हैं टाइम। और वैसे यदि बात की जाए तो हमारे एनपीएल के अंदर एक सीजियम एटॉमिक क्लॉक भी होती है, एक सीजियम एटॉमिक क्लॉक भी होती है, जो काफी एक्यूरेसी के साथ टाइम को मेजर करती है। इसका भी एक प्रोटोटाइप आपको एनपीएल के अंदर रखा हुआ मिल जाता है। वेरी गुड, सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिए हैं, दैट इज योर फुट, सेंटीमीटर और मीटर। ठीक है, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। सेकंड का मतलब, टाइम का मतलब क्या है? जो हमारी क्लॉक जिस चीज को रीड कर रही है वो हमारे पास टाइम ही है। साथ ही में एनपीएल के अंदर एक सीजियम एटॉमिक क्लॉक भी रखी हुई है, और टाइम का जो हम प्रोटोटाइप लेते हैं वो भी आपको इसके अंदर रखा हुआ मिल जाएगा। फोर्थ हमारे पास आता है, दैट इज योर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मापा जाता है केल्विन में। भैया यहाँ बहुत ज्यादा ना आपके कंफ्यूजन होती है, लोग ना टेम्परेचर को सेल्सियस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, लेकिन आपके टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक याद रखना केल्विन होता है, केल्विन होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस होता है। और मुझे ना आज आप लोगों से मुझे काफी अच्छे 2 क्वेश्चंस मैंने सोच रखे हैं जो आपको आज होमवर्क में देने हैं। ठीक है, उनको हम एक तो मुझे कल ये बताएंगे डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस। क्या बोला मैंने? डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं हम, ऐसे ही लिखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को भी, और हम डिग्री सेल्सियस को भी ऐसे ही लिखते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड और आपका डिग्री सेंटीग्रेड? पहला क्वेश्चन। और दूसरा अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी पढ़ते चलते हैं उसके बाद। चलिए, टेम्परेचर को मापा जाता है केल्विन में। टेम्परेचर क्या होता है? देखो, यदि हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, कोई भी बॉडी, उस बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मेजर होता है उसी को हम कह देते हैं टेम्परेचर। यानी वो कितनी तप्त है या वो कितनी शीत है, वो कितनी गर्म है या वो कितनी ठंडी है, इस चीज का जो मेजरमेंट होता है डिग्री में, उसी को हम कह देते हैं हमारे पास टेम्परेचर, या जिसको हम कह देते हैं तापमान। ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है? केल्विन हो जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर के और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स, वो और भी हमारे पास यूनिट्स होती हैं, जैसे टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, र्यूमर में भी नापते हैं, है ना। कई अलग अलग यूनिट होती हैं जो हमारे पास इसको देखने की मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है 5th नंबर, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप बोलते हो विद्युत आवेश, वो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो गया? यदि मैं बात करती हूँ 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में हमारे जितने भी आवेश हैं, 1 सेकंड के अंदर आवेश, या जिनको हम कह देते हैं चार्ज, 1 सेकंड के अंदर कितने आवेश हमारे ना, मान लो ये तार है, ठीक है, इसमें से ये आवेश क्या हो रहे हैं? प्रवाहित हो रहे हैं। मान लिया 1 सेकंड के अंदर जितने आवेश इसमें से प्रवाहित हो जाएंगे ना, उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, या जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं विद्युत धारा। क्लियर?
क्या बोला मैंने, 1 सेकंड के अंदर तार में से जितने आवेश जो हैं वो प्रवाहित हो गए या जितने जो आपके चार्ज हैं वो फ्लो कर गए उनको कह देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट हो जाती है एम्पियर। चलिए 6th आपके पास आता है, दैट इज योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं हम ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मतलब क्या होता है समझना। कोई भी हमारे पास ना यही समझा देते हैं, कोई भी हमारे पास मान लीजिए प्रकाश का सोर्स है या कोई भी हमारे पास प्रकाश का स्रोत है, ठीक है। तो इस प्रकाश के स्रोत द्वारा एक डेफिनेट डायरेक्शन में, प्रकाश के स्रोत द्वारा एक डेफिनेट डायरेक्शन में जितने भी हमारे पास ना, जितने भी लाइट हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी, उस लाइट प्रोड्यूस की जो क्षमता है, उस लाइट प्रोड्यूस की जो क्षमता है, उस क्षमता का माप हमारे पास कहलाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको समझाते हैं क्या, मैंने क्या बोला, इसको डिफरेंस रख लेना यहाँ से है, ठीक है। किसी भी सोर्स या स्रोत द्वारा जो लाइट को क्या कर रहा है, बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर, जैसे यहाँ से लाइट निकल रही है, तो एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर जितनी भी लाइट इसके थ्रू ना प्रोड्यूस हो जाएगी ना, उस प्रोड्यूस जितनी भी लाइट इसने एक डेफिनेट डायरेक्शन में प्रोड्यूस की, उस क्षमता का या उस कैपेसिटी का जो माप या मेजर होता है, उसी को हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता कह देते हैं। जिसका ऐसा ही मात्रक हमारे पास हो जाता है कैंडेला, और ये हो जाता है एम्पियर। एम्पियर जो है एक साइंटिस्ट थे, आपको याद है इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने 4 साइंटिस्ट अच्छे से पढ़े थे। उन चारों की एक समीकरण को मैक्सवेल ने अपनी समीकरण में लिख दिया था, दैट इज कूलाम, ऑरेस्टेड, फेराडे एंड एम्पियर, है ना। वो एम्पियर आपके इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ही आता है। इन्हीं के नाम पर ये एम्पियर है ना, जो विद्युत धारा है, इसके ऐसा ही मात्रक जो एम्पियर है उसको बेसिकली दिया गया है। और जब अभी अपन इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है और दूसरे रूप में भी इसको प्रेजेंट किया जाता है, वो चीज अपन वहां पे देख लेंगे। 7th आपके पास आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैंने आपको तब भी बताया था, हम एक क्वेश्चन भी कर रहे थे, उस क्वेश्चन में हमारे पास डी ऑप्शन में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आया था, यानी आपके पदार्थ की जो है वो मात्रा आई थी, पदार्थ की मात्रा आई थी। और जो पदार्थ की मात्रा होती है इसका ऐसा ही मात्रक होता है मोल, ठीक है। आज मैंने आपको 2 होमवर्क जो मैं आपको कह रही थी ना, वो 2 होमवर्क आपके यही थे। पहला तो जैसे मैंने बता ही दिया, डिग्री सेल्सियस और मुझे सेंटीग्रेड में अंतर बताओगे, और दूसरा ये बताओगे कि जब मैं आपको बोल रही हूं, इसको मैं समझा देती हूँ, उसके बाद कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। दैट इज हमारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं ना, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, अब ये बताती हूँ एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब आपका कोई एटम हो गया, कोई न्यूक्लियस हो गया, या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो गया, या फिर मैं कहती हूँ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस हो गया। यदि इनको मेजर करना है ना, इनके मेजरमेंट के लिए, इनके मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं दैट इज योर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि आपके पदार्थ की मात्रा का जो यूज किया जाता है वो इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए किया जाता है। देखो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का ना वहां पे मौजूद होना काफी जरूरी है यदि आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यूज कर रहे हो। ये नोट लगा के हमेशा याद रखना, दैट इज हमेशा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मौजूद होना जरूरी होता है। अब मुझे ये बताओ, एक तरफ हम बात कर रहे थे यूनिफाइड एटॉमिक मास की यानी म्यू की, ठीक है। उस म्यू का यूज भी क्या आ रहा था हमारे पास, उस म्यू का यूज भी तो यही आ रहा था, हमें जब कम द्रव्यमान या छोटे द्रव्यमान कि जब हम एटम का, यदि किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का द्रव्यमान मेजर करना चाह रहे हैं तो हम म्यू का यूज कर रहे थे। और वहीं मैं आपको दूसरी चीज ये भी बोल रही हूँ कि ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है ना, या पदार्थ की जो मात्रा होती है, इसका यूज भी तब होता है जब आप एटम या न्यूक्लियस या ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस का मेजरमेंट करते हो, उनके मास को मेजर करते हो, उस टाइम भी आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर म्यू एंड योर मोल।
पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, और दूसरा क्वेश्चन ये होगा आपको डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। इनमें आपको टाइम जरूर लगेगा, देखो इस क्वेश्चन में आपको काफी टाइम लगेगा रिसर्च करने में, लेकिन रिसर्च के क्वेश्चन आपको दिए इसलिए जाते हैं, उसका मैं एक रीजन समझा देती हूँ। आप जब इस क्वेश्चन को ढूंढोगे ना, इस क्वेश्चन को, तो ना यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी ही अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। गूगल पे जाओगे ना तो वो आपको ना एक की जगह 5 अलग इन्फॉर्मेशन बताता है, उस 5 में से मान लो आपको 2 ही पता है, 3 ही पता है, तो बाकी के लिए ना या तो आप मेरे लिए रखोगे कि मैम वहां पे हमने ऐसा पढ़ा था तो अब आप बताओ ये कैसे होगा, या आप खुद ढूंढ पाओगे, यदि आप खुद वहां एफर्ट दे पाओगे तो उन चीजों को आप भी देख पाओगे कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। साइंस पढ़ तो हम रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीजें देने का मतलब केवल इतना है कि आप समझो चीजों को, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम सराउंडिंग की चीजों को भी इन्वॉल्व करेंगे, और सराउंडिंग के साथ साथ हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना, जो भी हमें गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, हम उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो दैट्स वाई मेरी तरफ से ना इस तरीके के क्वेश्चन आपको डेली दिए जाएंगे, जहां आपका टाइम तो इन्वेस्ट होगा लेकिन आपको सीखने को भी मिलेगा, आपको यहाँ से ना फायदा भी होगा। यदि मान लो कोई और ही आपसे पूछ ले, कोई छोटा बच्चा आप आके ही आपसे पूछ ले कि डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड में क्या डिफरेंस है, तो हमें नहीं पता तो हम नहीं बता पाएंगे ना। इससे बेस्ट तो है ना हम रिसर्च ही कर ले, है ना। चलो नेक्स्ट जो है ये तो हो जाती हैं हमारे पास, दैट इज योर फंडामेंटल यूनिट्स जिनकी हमने बात करी, मूल मात्रक। अब 2 हमारे पास आते हैं हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना। यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री, ये फिजिकल नहीं है, ये दैट इज योर डिराइव्ड क्वांटिटी, ये आप सप्लीमेंट्री याद रखना। ये भी हमारे पास 2 होते हैं, ये भी आपके पास 2 होते हैं। एक को बोला जाता है प्लेन एंगल, इसको बोलते हैं हम समतल कोण, और दूसरे को बोला जाता है आपके सॉलिड एंगल। इस सॉलिड एंगल को बोला जाता है आपके पास ठोस कोण। अब देखो दोनों को एक बार समझते हैं है क्या। प्लेन एंगल या समतल कोण का मतलब हो गया, जब हम कोण तो आप समझते हैं ना, दैट इज समथिंग लाइक दिस, ये हो गया कोण, है ना, इस टाइप का कोण। लेकिन अभी यहाँ पे इस कोण की बात नहीं हो रही है। आप जब मैथ्स पढ़ते हैं तो आपने ऐसे देखा होगा ना, ये थीटा, ये इसको हम मेजर करते हैं, इस कोण को। तो इस कोण के लिए ना एक फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं चाप बट्टा त्रिज्या। और ये चाप बट्टा त्रिज्या ना आप मैथ्स में बहुत ज्यादा यूज करोगे, जब आपका ये टॉपिक आएगा ना एंगल वाला, तो वहां पे ये फॉर्मूला आपके पास आएगा चाप बट्टा त्रिज्या। इस चाप बट्टा त्रिज्या को ही हम बेसिकली प्लेन एंगल में कंसीडर करते हैं। चाप का मतलब हो गया आर्क, है ना, आर्क ऑफ लेंथ, यहाँ आगे कर लेना चाप की लंबाई, और बट्टा में हो जाता है रेडियस। इंग्लिश में वो हिंदी में इसको लर्न करना इजी रहता है, दैट इज चाप बट्टा त्रिज्या, आसानी से याद हो जाता है। और यदि आप इंग्लिश में करना चाहते हो इंग्लिश में कर लो, दैट इज आपके लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ, और उसमें आपके नीचे हो जाता है रेडियस। इन दोनों के बीच का जो अनुपात होता है उसको हम कहते हैं प्लेन एंगल, यानी कि समतल कोण। मापा जो जाता है, इसको मेजर किया जाता है, दैट इज योर रेडियन में। इसकी ऐसा यूनिट याद रखनी है आपको, इसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन। रेडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है RAD, ठीक है, RAD से। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल। जो अभी मैंने शेप बनाई थी ना, इस तरीके की जो शेप होती है, इनमें जो हम कोण का मेजरमेंट करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं सॉलिड एंगल, यानी कि आपके ठोस कोण को, आपके सॉलिड एंगल या फिर ठोस कोण को। अब देखो ठोस कोण की यदि मैं बात करती हूं तो यहाँ पे ना, अब समझना, यहाँ लेंथ ऑफ आर्क लिखा था, केवल क्या लिखा था, लेंथ ऑफ आर्क, यानी आपके चाप की जितनी भी लंबाई है उसको लिखा था, नीचे रेडियस लिखा था। यहाँ पे भी सेम है, रेडियस तो आपको नीचे याद रखना है, यहाँ भी क्या हुआ, रेडियस का स्क्वायर हुआ, केवल रेडियस का स्क्वायर हुआ। और ऊपर है ना इंटरसेप्टेड एरिया दिया रखा है, जहाँ पे ये आके मिलते हैं ना, ये ऐसे मिलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड एरिया। इंटरसेप्टेड एरिया, इस एरिया का, स्फेरिकल सरफेस का ये जो इंटरसेप्टेड एरिया होता है ना, ये और साथ में आपकी त्रिज्या का स्क्वायर को हम बोल देते हैं हमारे ठोस कोण, यानी कि सॉलिड एंगल। रुकिए एक्सप्लेन करती हूँ, वहां से समझना।
पहले लिख लेते हैं। दैट इज, मैंने बोला हमारी जो स्फेरिकल सरफेस है, कैसी सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, यानी कि हमारी गोलीयकार जो पृष्ठ है। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, यहाँ हम केवल प्लेन की बात कर रहे थे, समतल की बात कर रहे थे। समतल और स्फेरिकल, ये जैसे हम बात करते हैं वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन का मतलब जो केवल एक एक्सिस में गति कर रहा है, एक अक्ष पे गति कर रहा है। फिर मैंने बोला टू डायमेंशनल, तो टू डायमेंशनल का मतलब जो एक्स और वाई दोनों में गति कर रहा है। मैंने बोला थ्री डायमेंशनल, देन आफ्टर जो एक्स वाई और जेड तीनों में कर रहा है। उसके बाद आता है स्पेस, स्पेस का मतलब वो कहीं भी गति कर रहा है, उसको हम एक्स वाई जेड ऐसे कंसिडर नहीं करेंगे, वो स्पेस का मतलब सब हो गया। स्पेस में जो मोशन हम देखते हैं उसको हम बेसिकली बोल देते हैं, जो फर्स्ट हमने बात की ना, फर्स्ट डी, उसको बोलते हैं प्लेन, प्लेन मोशन, प्लेन। ऐसे ही हम बात करते हैं दैट इज योर प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के बाद आता है, यदि स्फेरिकल सरफेस की बात हो जाती है, कहीं पे गोलीयकार पृष्ठ की बात हो जाती है, तो गोलीयकार पृष्ठ के लिए हम यूज कर लेते हैं सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण। सिंपल यदि कोण चल रहा है जिसको मैथ्स में हम ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में यूज कर रहे हैं, वो तो हो गया हमारा प्लेन एंगल, समतल कोण। वहीं यदि हमारे पास कोई गोलीयकार पृष्ठ आ जाती है, कोई हमारे पास स्फेरिकल सरफेस आ जाती है, तो हम यूज कर लेते हैं सॉलिड एंगल, ठोस कोण। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज योर इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस अपॉन रेडियस का स्क्वायर, अपॉन रेडियस का स्क्वायर। दोनों को लिंक करके भी याद रख सकते हो। देखो यहाँ केवल रेडियस था, यहाँ रेडियस का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऊपर यहाँ लेंथ ऑफ आर्क है, यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस का इंटरसेप्टेड एरिया हो जाएगा। गोलीयकार पृष्ठ आएगी तो ही आपका ठोस कोण आएगा, यानी कि सॉलिड एंगल आएगा। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो आपको याद रखना है, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है, जिसको एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेरेडियन होता है। STER है ये, ठीक है ना, STERA, ये हो जाता है आपका STERADIAN, ये करेक्ट स्पेलिंग होती है ना, वहाँ थोड़ा मिस हो गया था, सबको मिसमैच हो गया था। स्टेरेडियन। हमने बात की है हमारे फंडामेंटल यूनिट्स की, फंडामेंटल यूनिट्स के साथ साथ हमने बात कर ली हमारे डिराइव्ड यूनिट्स की, या जिसको हमने बोला सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इतना आप सभी को क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो अभी एक बार क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो अपने, वो आप बताइए। यदि यहाँ तक क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं, और यदि नहीं है तो यदि आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो उनको आप अभी पूछ सकते हो, और यदि नहीं है तो फास्टली ओके का कमेंट करो, अपन आगे चलते हैं। सॉलिड एंगल इज समथिंग लाइक, देखो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में कुछ याद मत रखो, केवल मैंने क्या बोला, दो चीजें पकड़ लो, समझो। प्लेन एंगल जब आप ट्रिग्नोमेट्री में या फिर आपके मैथ्स में जो ये जो 2D सरफेसेस आ रही है ना, इन 2D सरफेस के ऊपर यदि आपको कोई एंगल को मेजर करना है, 2D सरफेस के अंदर मेजर करना है, तो आप यूज कर लेना समतल कोण, प्लेन एंगल। और यदि मैं बोलती हूँ कोई स्फेरिकल सरफेस आ जाती है, तो उस स्फेरिकल सरफेस के लिए आप जस्ट नॉर्मल यूज कर लोगे सॉलिड एंगल। बस इतना याद रखो, 2D के लिए प्लेन में चल जाना, स्फेरिकल सरफेस के लिए सॉलिड में चल जाना। अब यदि मान लो, वैसे इतना हाई लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स में रखा नहीं जाता कि वो आपको एग्जाम्पल देके पूछे कि बताओ, ये आपके पास कोई स्थिति क्रिएट कर दे कि ये ऐसा है, अब इसमें बताओ सॉलिड एंगल यूज करेंगे या फिर आपका प्लेन एंगल। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा तो या तो डायरेक्ट इनकी यूनिट पूछी जाएगी क्या होती है, या फिर इनका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि इनके डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखा कैसे जाता है। तो डायमेंशनल की अभी अपन आगे बात करेंगे। अभी अपन ने केवल इतनी बात की है, एक तो प्लेन एंगल क्या होता है, 2D में प्लेन एंगल और स्फेरिकल में सॉलिड एंगल, और एक इनका एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्लेन एंगल का एसआई मात्रक रेडियन हो गया, और वहीं सॉलिड एंगल का एसआई मात्रक स्टेरेडियन हो गया। बस इतना अपने माइंड में क्लियर रख लो। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस के आपको आंसर करते हुए चलने हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं बच्चे जिनका लेवल थोड़ा सा हाई रखा गया, यानी जो हमने फंडामेंटल और डिराइव्ड जो आपकी क्वांटिटीज और यूनिट्स हैं उनमें नहीं पढ़ा है, लेकिन उनको हम आगे चैप्टर्स में कंसिडर करेंगे। लेकिन वो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे उनको भी मैंने यहाँ पे लगवा दिया है, उनको जस्ट आप नॉर्मल याद रख लेना। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर, मूल मात्रक कितने होते हैं। हाँ
विक्रम जितने हमने स्केलर क्वांटिटीज देखो जितने हमने ट्रिक से लर्न किए ना वो मोर देन सफिशिएंट है, वो तो आपको याद करने हैं। इसके अलावा ना जैसे अभी अपन पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे तो पूरी फिजिक्स में ना मैं आपको बताती हूँ, अभी आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ना, इस फर्स्ट चैप्टर में जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ लेंगे ना, उसके बाद मैंने एक टेबल बनाई है, उस टेबल में आपकी पूरी फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज आती हैं, जितनी भी वो क्वांटिटीज आपके 150 के समथिंग है। जितनी भी क्वांटिटीज फिजिक्स के अंदर आपसे पूछी जाती हैं वो सभी की 150 क्वांटिटीज आपको एक जगह लिखी हुई मिल जाएंगी। 150 क्वांटिटीज हैं, फिर उनके ये 150 प्लस हैं, वैसे 150 प्लस हैं, मतलब 164 या 165 इसके समथिंग है, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, बट 150 प्लस है। ये सारी क्वांटिटीज आपको एक ही टेबल में मिल जाएंगी। वो टेबल में क्वांटिटी के साथ आपको यूनिट भी मिल जाएगी, यूनिट के साथ डायमेंशनल फॉर्मूला भी मिल जाएगा, है ना, और जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है जैसे प्लेन एंगल का क्या फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला भी मिल जाएगा। साथ में वो क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है ये भी आपको मिल जाएगी। तो फिजिक्स के अंदर ये जो 150 प्लस क्वांटिटीज होंगी ना, इनमें आप खुद देख लेना, मोस्टली तो हम क्लास में वो सारी क्वांटिटीज को पढ़ते हुए चल ही रहे हैं, जितनी है मोस्टली हमने ट्रिक से लर्न कर ली है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और फिर भी आपको लगे कि नहीं हमको और पढ़नी है और देखनी है, तो मेरी तरफ से ये टेबल आपको मिल जाएगी, इस टेबल को पढ़ लेना। इसमें ये टेबल को पढ़ मत लेना, इस टेबल को रट लेना। यदि यूनिट से आपके पास क्वेश्चन आता है तो ये टेबल मोर देन आपके पास सफिशिएंट होगी। जितना भी फिजिक्स में जितना भी सब कुछ चल रहा है सारा का सारा आपको इस टेबल में मिल जाएगा। लेकिन ये मिलेगी कब, जब हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तब, क्योंकि अभी देने से अगर मैं अभी वो टेबल दिखा भी दूं दे भी दूं तो आपको उसमें से समझ नहीं आएगा, क्योंकि ना तो हमने अभी डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने यूनिट्स देखी हैं। जितनी यूनिट्स हम यहाँ कंप्लीट कर लेंगे उतनी मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी, ठीक है। बाकी हम ऐसा कर लेंगे कि जब हमारी क्लास जो है वो जब हम 20 चैप्टर पे पहुंचेंगे, 20 चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, 20th चैप्टर पे पहुंचेंगे तो वहां तक आपने सारी फिजिक्स पढ़ ली होगी। तो उन सारी 150 जो क्वांटिटीज है ना उनमें से पढ़ तो हम सारी चैप्टर में भी लेंगे, लेकिन उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेंगे जब हम 20 चैप्टर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो वो 150 का मैं आपको एक बार समझा दूंगी अच्छे से, और जिससे आपकी पूरी फिजिक्स जो है वो सारी वहां पे रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और आपको जो ढूंढना परेशान होने की जरूरत नहीं होगी कि हम स्केलर कहाँ से ढूंढेंगे, वेक्टर कहाँ से ढूंढेंगे। भैया आपको केवल पढ़ना है, जितना काम करना था वो यहाँ पे कर दिया है, बस उन चीजों को पढ़ लो। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर, मूल मात्रक कितने होते हैं, दैट इज योर 3, 4, 7 या 6। ओके विक्रम, तो आप क्या होता है फर्स्ट का आंसर सी हो जाता है, दैट इज योर 7, ठीक है। अभी हम पढ़ के आए हैं यदि वो बेसिक बोलता है, बेसिक यूनिट्स बोलता है या फिर फंडामेंटल यूनिट्स बोलता है तो दोनों का मतलब बच्चों सेम होता है, दोनों ही नाम हमको याद रखने, नाम में कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन आपके पास सही है। बेसिक यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, जो मूल मात्रक होते हैं वो प्रकृति में स्वतंत्र होते हैं। दूसरा, बेसिक यूनिट्स डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स, कि जो आपके मूल मात्रक होते हैं वो अन्य मात्रकों पर निर्भर करते हैं। या थर्ड, आपके जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं दूसरी यूनिट्स पर, व्युत्पन्न मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर करते हैं। निम्न में से कौन कौन से कथन सही होंगे वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। जल्दी बताइए सेकंड का आंसर। हाँ, जब हम बात करते हैं ना सबकी, एक मिनट सचिन आपका जो क्वेश्चन है ना इसको ना एक बार अभी क्लास ओवर हो जाती है 15-20 मिनट्स में, तो अपन इस पर डिस्कस करते हैं। आप इसको ना एक बार लास्ट में मुझे कॉपी पेस्ट कर देना, तो मैं इस पूरे को पढ़ लूंगी कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है। 15 मिनट्स के अंदर आप एक बार वापस सारे मैसेज को कॉपी कर लो, उसी को जस्ट पेस्ट कर देना। हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो देखो बेसिक यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होता है। बेसिक यूनिट डिपेंड्स ऑन अदर, नहीं भैया ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। बचता क्या है 3, थर्ड डिराइव्ड यूनिट्स डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स, तो जी बिल्कुल, तो फर्स्ट और थर्ड हमारे पास सही होता है। फर्स्ट और थर्ड हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक यूनिट, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक जो है वो नहीं है। किलोग्राम, केल्विन, सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए
निम्न में से कौन सा आपका मूल मात्रक नहीं है, निम्न में से कौन सी आपकी फंडामेंटल जो यूनिट है वो नहीं है। आप आंसर लिखते हैं तो ऐसे लिखा कीजिए, जैसे सेकंड का सी लिख रहे हो, थर्ड का डी लिख रहे हो, फोर्थ का ए लिख रहे हो। आप जस्ट नॉर्मल ABCD लिख के छोड़ोगे ना तो मेरे पास इतने कमेंट्स रहते हैं, मुझे नहीं पता किसका ए किसका बी। आपने मान लो आपने वो आंसर नंबर थर्ड का बी दिया है, लेकिन अब मुझे क्या पता वो थर्ड का बी दिया है, मुझे तो वो ऐसा भी लग सकता है ना वो फोर्थ का हो या फिफ्थ का हो। तो ऐसे ABCD मत लिखा कीजिए, ऐसे लिखा कीजिए जिससे क्लियर हो। हाँ, यहाँ यदि हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड यूनिट, निम्न में से व्युत्पन्न मात्रक है, एम्पियर, कैंडेला, वॉट या मोल। निम्न में से कौन सी आपकी डिराइव्ड यूनिट है? देखते हैं सबसे फर्स्ट किसका आंसर आता है। वेरी गुड उर्मिला, उर्मिला सबसे पहले आया है और वो कह रही हैं कैंडेला डिराइव्ड यूनिट है। और सोचो, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, कुछ लोग बोल रहे हैं बी। और सोचो, देखो मेरी बात सुनो, जब हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रहे थे बच्चों, मूल मात्रकों की बात कर रहे थे, उनमें हमने 7 पढ़े थे। 7 में लेंथ, मास आया था, लेंथ आया था, टाइम आया था, टेम्परेचर आया था, इलेक्ट्रिक करंट आया था, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी आया था। तो बच्चे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का ऐसा ही मात्रक कैंडेला ही तो था, तो कैंडेला तो हमारे फंडामेंटल में चला गया, तो ये तो हमारे पास ऑप्शन ही गलत हो जाता है। कैंडेला तो हमारे पास फंडामेंटल में चला गया, बेसिक में चला गया, जबकि हम यहाँ बात किसके कर रहे हैं, डिराइव्ड की कर रहे हैं, तो ये तो हमारे पास हो जाता है गलत। अब वो पूछ रहे हैं डिराइव्ड यूनिट, समझना यदि हम बात करते हैं मोल की, तो मोल भी हमारे पास कैसी यूनिट हो जाती है भैया, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा ही मात्रक मोल ही है। हमने फंडामेंटल यूनिट में मोल को पढ़ा था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। एम्पियर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, ये भी हमने फंडामेंटल में पढ़ा था। तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचता है, केवल एक बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वॉट आपके पास करेक्ट होता है, जो डिराइव्ड यूनिट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। देखो यहाँ एक नया नाम आया है, और ये नया नाम मैंने इसलिए ही डाला था जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर समझाती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट बेसिकली व्हाट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, या पूरक मात्रक है, रेडियन, मीटर, पास्कल या कूलाम। रेडियन, मीटर, पास्कल या कूलाम, निम्न में से कौन सी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है? हाँ, दैट इज हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो होगा फिफ्थ का ए, दैट इज योर रेडियन। यदि आपके पास एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स लिखा जाए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स लिखा जाए, है ना, इस कॉम्प्लीमेंट्री की जगह सप्लीमेंट्री लिखा जाए या फिर डिराइव्ड लिखा जाए, तो ये सबकी सभी हमारे पास एक ही नाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दैट इज योर सप्लीमेंट्री यूनिट को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक चीज के कई नाम हो सकते हैं, जस्ट नॉर्मल कंफ्यूजन के लिए इस तरीके के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए, विच व्हाट टाइप ऑफ यूनिट इज पास्कल। पास्कल किस तरीके की यूनिट है, बेसिक यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है या फिर अदर या कोई अन्य यूनिट है। पास्कल किस प्रकार का मात्रक है आपका, दैट इज योर मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, पूरक मात्रक है या अन्य मात्रक है। सिक्स्थ का ए, नहीं भैया, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स 7 हैं, 7 ही हैं केवल नेचर में, 7 ही आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 ही आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और उन 7 में हमने किसी भी यूनिट में जो पास्कल है उसकी बात नहीं की थी। देखो, मीटर की बात की थी, किलोग्राम की बात की थी, सेकंड की बात की थी, केल्विन की बात की थी, एम्पियर की बात की थी, कैंडेला की बात की थी, मोल की बात की थी, लेकिन हमने पास्कल की बात नहीं की थी। तो पास्कल हमारे पास बेसिक यूनिट तो हो ही नहीं सकता, हटा दो। अगर मैं बात करती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, जिसको मैंने बोला आप सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हो, है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री आपको दिया हुआ है। तो अब यहाँ समझना, यहाँ आपको ऑप्शन में दोनों चीजें दी हैं, डिराइव्ड भी दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री भी दिया है, दोनों चीजें दी हैं, राइट। तो यहाँ पे हमको कंफ्यूज नहीं होना, जब भी ना, देखो कई बार आपके सप्लीमेंट्री दिया हो, कॉम्प्लीमेंट्री दिया हो या फिर आपके डिराइव्ड दिया हो, तो तीनों में से ना केवल एक ऑप्शन ही आपको एग्जाम में मिलेगा, एक ही मिलेगा।
यदि वो रेडियन या स्टेरेडियन की बात कर रहा है तो वो तीनों में से एक ही एग्जाम्पल देगा। अब यहाँ पे उसने दोनों दिए हैं, डिराइव्ड भी दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री भी दिया है, तो एक्चुअली में यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री से हमको अब डिराइव्ड को संबंध रखना ही नहीं है। डिराइव्ड यूनिट वो जो फंडामेंटल से मिलकर के बनी है। यूनिट 3 तरह की थी ना, फंडामेंटल, डिराइव्ड और आपका हो जाता है सप्लीमेंट्री, ठीक है। फंडामेंटल से जो बनी है वो डिराइव्ड, डी से डिपेंडेंट, तो अब ये डिराइव्ड यूनिट को अलग परिभाषित कर रहा है और कॉम्प्लीमेंट्री को अलग परिभाषित कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली रेडियन और स्टेरेडियन, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। यदि जब भी आपको तीनों ऑप्शन, तीनों है ना, ये तीनों रेडियन और स्टेरेडियन में कभी साथ नहीं मिलेंगे, हमेशा अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, तब ये वाला माइंड यूज करना कि डिराइव्ड आएगा या नहीं। अब कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं होगा क्योंकि वो भी रेडियन या स्टेरेडियन दो ही थे, तो बचती कौन सी है हमारी, डिराइव्ड तो बचती है, तो डिराइव्ड हमारे पास क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई इन सिस्टम। एसआई का पूर्ण रूप क्या होता है या एसआई का पूर्ण नाम क्या होता है। दैट इज योर स्टैंडर्ड इनिशिएटिव, स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव, या फिर आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल। हाँ, दैट इज हमारा 7th का सी करेक्ट होता है, दैट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। निम्न में से तापमान का एसआई मात्रक है, कैल्विन, ट्यूमर स्केल, कैंडेला या फिर एम्पियर। तापमान की बात हो रही है, ढंग से पढ़िएगा क्वेश्चन को। तापमान का, टेम्परेचर का, वेरी गुड उर्मिला, दैट इज 8th का ए, केल्विन हमारे पास करेक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। गाउस, ओम, टेस्ला या वेबर। इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन है जो मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपके को यहाँ पे डाले हैं, जिनको आप जस्ट नॉर्मल याद कर लेना। ये एक्चुअली क्या है, इस बार एग्जाम्स में काफी पूछे जा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे हैं, इसलिए वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे लगा दिए थे। दैट इज इसका राइट आंसर होगा टेस्ला। 9th का ए इज करेक्ट, 9th का सी इज करेक्ट होगा, टेस्ला होता है वो। ये सैप नहीं है, ये एसआई है। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर। लेंथ का एसआई मात्रक क्या होगा, आपके लंबाई का एसआई यूनिट क्या होगी। 10th का आंसर बताइए फास्टली। हाँ, दैट इज 10th का ए करेक्ट होगा आपके पास, मीटर। वेरी गुड, दिलीप का सबसे पहले आंसर आया था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का एसआई मात्रक या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जूल, वोल्ट या वाट। ऊर्जा या एनर्जी का मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर, जूल, वोल्ट या वाट। सबसे पहले मेरे को आंसर दिया है 11th का उर्मिला ने, नहीं विक्रम ने दिया है, नहीं शाम ने दिया है, सबसे पहले आंसर दिया है शाम ने, दैट इज 11th का बी, जूल आपके पास करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंसेस। प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट, एम्पियर, मिली वोल्ट या फिर आपका मिली एम्पियर, क्या होगा। हाँ, दैट इज 12th का ए करेक्ट होता है, क्या होगा बच्चे, वोल्ट होगा। ये 2 क्वेश्चन है जिनको आप लर्न रख लेना। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध बोलते हैं इसको, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, ओम पर मीटर, मो, ओम मीटर या फिर ओम। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक आपके पास क्या होगा। हाँ प्रियंका, दैट इज क्या होगा, 3rd का डी, ओम होगा। जो रेजिस्टेंस होता है उसका एसआई मात्रक ओम होता है, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ। आपके फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या डेसीमीटर। आपके फोकल लेंथ का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर डेसीमीटर। दैट इज वेरी गुड, 14th का ए क्या होगा, मीटर। फाइनल क्वेश्चन आपके पास लास्ट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई सिस्टम इज। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक क्या होगा, इकाई या मात्रक क्या होगा। दैट इज किलोग्राम अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन या वॉट। देखो समझना, जो हमारा प्रेशर है और दूसरा हमारा जो स्ट्रेस है, प्रेशर और स्ट्रेस जो है ना, इन दोनों का ही
SI मात्रक सेम होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, दोनों का सेम होता है। प्रेशर में इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं। ये केवल पास्कल जो है वो प्रेशर के लिए बोला जाता है। एक्चुअली ये साइंटिस्ट थे एक पास्कल, उनके नाम पे प्रेशर है ना, बेलिस पास्कल इनका नाम था, पास्कल उनके नाम पर ना ये नाम रखा गया था, पास्कल जो था, बेलिस पास्कल रखा गया था। दोनों का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन प्रेशर में इसको पास्कल भी बोल देते हैं। चलिए, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। जब हम फर्दर आगे चलते हैं तो ये देखो, जो हमने थॉट पढ़ा था, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसा ही सिस्टम बना कहाँ से है, तो कहाँ से बन गया बच्चे, वो हमारे पास BIPM के थ्रू बना था 1971 के अंदर, जो पूर्ण स्वीकृति मिली थी। ठीक है, ये रहा BIPM के थ्रू, इसको 1971 में बनाया गया था। अभी मैंने बोला था आपको कि जो आपका ये CGPM होता है, इस CGPM की जो जनरल कॉन्फ्रेंस होती है ये हर 4 साल में होता रहता है। तो अभी 2018 नवंबर के अंदर भी ये वापस हुआ था, अभी नवंबर 2018 में। नेक्स्ट है मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम जो है वो अपने कंट्री में स्टार्ट हुआ था 1956 में। ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो मैट्रिक सिस्टम है वो यूज हुआ, वो अप्लाई जो एक्सेप्ट किया गया था उनके थ्रू, वो 1956 में हुआ था, और जो लागू किया गया था वो आपका 1 अक्टूबर 1958 में लागू किया गया था। अच्छा, अब यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ मैट्रिक सिस्टम की बात हो रही है बच्चे, यहाँ SI सिस्टम नहीं आ रहा है। अब समझना, SI सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम में डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग चीज होती है। मैट्रिक सिस्टम के अंदर आपके पास CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और SI तीनों आ जाता है। जो आपका मैट्रिक या डेसिमल सिस्टम है ना, वो आपका एक्चुअली में CGS, MKS और SI तीनों से मिलकर के बना हुआ है। मैट्रिक सिस्टम या डेसिमल सिस्टम में आपके FPS सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं करनी है, केवल इतना से याद रखना है। वहाँ पे हमने पूरा SI पढ़ लिया था, पूरा सब कुछ पढ़ लिया था, 1971 में SI आ गया था, एस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है, उस इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू 1956 में मैट्रिक सिस्टम को स्टार्ट किया गया था, मैट्रिक सिस्टम को लाया गया था, और 1958 में उस मैट्रिक सिस्टम को लागू किया गया था। नेक्स्ट आपके पास है, हाँ, जो आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, मैंने बताया था जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है प्लेन और सॉलिड एंगल की, अब उनको कन्वर्ट कर दिया गया है किसके अंदर, डिराइव्ड क्वांटिटीज के अंदर। कब किया गया है, 1995 में। ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस के थ्रू। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना इनफ है। सचिन, अब आपका जो क्वेश्चन थे वो आप पूछ सकते हो, और आप लोगों के जो होमवर्क है वो आप नोट डाउन कर सकते हो। दैट इज, पहला होमवर्क ये होगा कि आपको रिवाइज करना है। दूसरा होमवर्क ये है, मुझे म्यू में और मोल में डिफरेंस बताओगे। तीसरा ये है, डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड में डिफरेंस बताओगे। इसके अलावा यदि कोई और क्वेश्चन है तो उसे आप पूछ सकते हो। ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। बोर्ड की जो PDF है वो अपलोड करा दी गई है, आप उनको देख सकते हो, वहां से आपको मिल जाएंगी। डेली जो भी क्लास हो रही है उनकी PDFs आप वहीं पे जाके, जहां आपको पहले मिल रही थी वहीं साइंस की कैटेगरी बन गई है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। सचिन, देखिए क्या कर सकते हो आप, जब ये आपकी जो वैलिडिटी है ना वो आपकी 1 ईयर तक रहेगी, राइट। तो जब भी आपको क्लास को देखना हो ना, आपको ये इसी कैटेगरी में मिल जाएगी जहां अभी मिल रही है, या ज़्यादा होगा तो इसकी कैटेगरी को चेंज कर दिया जाएगा। जैसे अभी ये लाइव सेशन की कैटेगरी में है तो उस टाइम इसको जस्ट नॉर्मल बैच की कैटेगरी में अच्छे से डाल दिया जाएगा, तब ये क्लास आपको इजीली रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ पे मिल जाएगी। तो ऐसे परेशान मत हो कि अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो बाद में क्या होगा, कोई नहीं। अभी आप मान लो 1 महीने बाद उसको देखना चाहते हो तो 1 महीने में जितना भी हमने पढ़ा होगा वो पूरा का पूरा आपको 1 महीने बाद एज इट इज वहीं पे उसी कैटेगरी में मिल जाएगा, उस टाइम देख लेना। तो डाउनलोड की भी आपको नीड नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट आप वहां जाके रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। बस वो कैटेगरी जो होगी ना, उस कैटेगरी को एक बार पूछ लेना, या इंक्वायरी नंबर पे एक बार कॉल करके पूछ लेना कि मैम इस बैच की फिजिक्स की क्लास है वो किस कैटेगरी में है, यदि कैटेगरी चेंज होती है तो। यदि कैटेगरी चेंज नहीं होगी तो वो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी।
अब है तो एक काम करो ना, जब भी जैसे ही आपको टाइम मिले, अगर कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो, वहां अपना नेट यूज कर लो, 2x की स्पीड करके देख लो, वो भी आपके लिए सही होगा। अगर लाइव क्लास पॉसिबल नहीं है बच्चों तो कोई नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो, और जो डाउट्स रहते हैं ना तो उन डाउट्स को लाइव क्लासेस में पूछ लिया करो, या लाइव में मत पूछो तो मैं डाउट नंबर आपको कल दे दूंगी कन्फर्म, तो उस डाउट जो भी आपके डाउट आए वो उस डाउट नंबर पे मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैसेज जो है वो फॉरवर्ड कर दो, मैं वहां से आपको रिवर्ट कर दूंगी। और परेशान मत हो, ये सारी चीजें आपको अच्छे से मिल जाएंगी, चाहे आप आज आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं पढ़ पा रहे, इट्स ओके, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर अ टाइम आप पढ़ लेना, आपको ये वहीं की वहीं मिल जाएगी। बस कैटेगरी जरूर पूछ लेना इंक्वायरी नंबर पे। फिजिक्स जो है वो इस मंथ में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखिए अभी दिवाली ब्रेक भी आएगा बीच में, आपका दिवाली इसी मंथ में है, तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए वो टाइम भी हमारा एक ऐसा है जो हमारी फिजिक्स की क्लास को थोड़ा डिले कर देगा, क्योंकि इतनी लीव आ जाएंगी, साथ में हमारे पास संडे भी आते हैं, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए हम टारगेट लेते हैं 40 आवर्स का, कि हम 40 आवर्स में क्लास को कंप्लीट कर देंगे। तो अब आप ये लगा लीजिए, बीच में आपके देखो मंथ में संडे भी आते हैं, और संडे के साथ साथ संडे तो आएंगे, और साथ साथ इस मंथ में दिवाली ब्रेक भी आएगा, तो इस मंथ तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ नेक्स्ट मंथ तक चलेगी। और केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट इतना ही लगा लो, जितनी फिजिक्स होगी उतने ही टाइम में केमिस्ट्री होगी, लगभग समान ही मान के चलना दोनों का। हिस्ट्री एंड पॉलिटी की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, आपका सारा बैच कंप्लीट कराया जाएगा। अब देखो धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट ही तो आएगा ना। अब आप बताओ, आज हम पॉलिटी की क्लास लगाएं तो कहाँ लगाएं? आपके पास ऑलरेडी आप लोगों का टाइम सारा एंगेज है, सारा टाइम एंगेज है आपके पास अभी फ्री टाइम ही नहीं है। अब बताओ इसमें हम एक हिस्ट्री पॉलिटी की क्लास और लगा दे, आप कब फ्री हो पाओगे बच्चों? तो एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा, आराम से पढ़ते चलो, बस जो जिस टाइम पे पढ़ाया जा रहा है ना उस सब्जेक्ट को पेंडिंग मत करो, उस सब्जेक्ट को उसी टाइम पढ़ लो, तो उससे आपको भी दिक्कत नहीं होगी, हमें भी नहीं होगी, वो हो जाएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे, दूसरी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टार्ट कर दिया जाएगा। उर्मिला वो आपको ना सारी चीजें जो है ना, ये ब्रेक वगैरह वो सब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जब भी होगा ना उससे पहले आपको बता दिया जाएगा। देखो हर चीज ये डिपेंड करता है, अगर आप रेलवे के एग्जाम दे रहे हो तो साइंस में फिजिक्स का वेटेज काफी अच्छा रहता है, और वहीं यदि हम एसएससी की बात करते हैं तो जैसे अभी मैं बता रही थी सीजीएल, तो सीजीएल में आपके 7 क्वेश्चन आए हैं, सीजीएल मेंस के अंदर आपके 7 क्वेश्चंस आए थे साइंस के, 7 का मतलब लगा लो 7 या 21 नंबर की आपके साइंस आई थी मेंस के अंदर। और अभी एक बार कल सीएचएसएल मेंस का एग्जाम और हो जाता है, उसकी भी 2-3 दिन में आंसर की आ जाएगी, तो अपन एक अच्छा सा एनालिसिस देख लेंगे अपने सीजीएल और सीएचएसएल मेंस का कि साइंस में किसका क्या वेटेज रहा और अपन को उन चीज़ों को किस लेवल पे पढ़ते हुए चलना है। बाकी फिजिक्स जो था उसका आपका 100% गया, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो एज इट इज़ आपकी गॉडफादर में दिया हुआ है, वो आप मैच भी कर सकते हो। आंसर की डाउनलोड कर लेना, वहाँ फिजिक्स का क्वेश्चन देख लेना, फॉलिंग अ कोकोनट का एग्जाम्पल पूछा था, किस एनर्जी से बिलोंग करता है, वो गॉडफादर में आपको दिया हुआ है। नहीं एसके ऐसा नहीं होता है, उनके कोर्स भी बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, उनको भी पढ़ाना ज़रूरी है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। सारी चीज़ों को चलने दो, पैरेलल सारी चीज़ें होती जाएंगी, पेशेंस रखो, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जो पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट उस चीज़ को उसी टाइम पे कंप्लीट करो। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके तो वो आप पूछ सकते हो, और यदि नहीं है तो एक अच्छा सा ओके का कमेंट कर सकते हो, अपन क्लास को फ्री करते हैं। हाँ यार, मेंस एग्जाम में एज कम्पेयर टू योर प्री लेवल थोड़ा हाई रखा जाता है, इस बार भी जीके का लेवल सही आया है, आप जीके को तो सोचो ही मत कि उसका लेवल डाउन जाएगा। ठीक है, और बाकी अपन अभी सीएचएसएल का पेपर हो जाने दो कल, उसके 2-3 दिन बाद आंसर की आएगी, तो मैं आपको एक अच्छा सा एनालिसिस दे दूंगी साइंस का, उस अच्छे से एनालिसिस पे अपन बात कर लेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, अभी जितना पढ़ा है केवल उसको पढ़ो और मस्त रहो। ठीक है, बाय बाय, ओके, टेक केयर। ठीक है, मैं क्लास को फ्री करती हूँ, है ना।